Good morning, students. Today's topic is laws of refraction using Fermat's principle. कल हमने पढ़ा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम। फर्मेट प्रिंसिपल का यूज़ करके परावर्तन के नियम को हमने प्रूफ किया था। आज हम अपवर्तन के नियम को फर्मेट प्रिंसिपल के यूज़ करके हम प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन का नियम क्या होता है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? अगर कोई व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासिस फ्रॉम वन होमोजीनियस मीडियम टू अनदर, एक होमोजीनियस मीडियम से दूसरे होमोजीनियस मीडियम में अगर रे ऑफ लाइट जो है वो क्या कर रही है, पास हो रही है। यानी कि सपोज this is the interface and this is the incident ray. ओके और ये वन होमोजेनियस मीडियम है और ये जो मीडियम है ये दूसरा मीडियम है। दिस इज मीडियम 1 एंड दिस इज मीडियम 2. सो रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू वन मीडियम, फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, वन होमोजेनियस मीडियम टू अनदर मीडियम। द फिनोमिनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, तो क्या होता है अगर एक होमोजीनियस मीडियम से दूसरे होमोजीनियस मीडियम में जो रे ऑफ लाइट है वो आती है तो उससे क्या होता है, लाइट रे टूवर्ड्स द फिनोमिनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रे। जो ये लाइट रे है वो क्या होती है, ये जो नॉर्मल हमने खींचा हुआ है ये इंसिडेंट पॉइंट पे, ये देखेंगे आप, ये नॉर्मल है। एक तो एन डैश यहाँ है मीडियम 1 में और ये जो एन नॉर्मल है मीडियम 2 में। ओके, सो ये दोनों नॉर्मल है अपने अपने मीडियम में। तो ये जो प्रकाश की किरण है वो अपवर्त ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आने के बाद, यानी कि हम कहेंगे ये जो है आपतित किरण और ये है अपवर्तित किरण। तो अपवर्तित किरण जो है ये वाली, ये जिसमें हमने एरो लगाया है, ये अपवर्तित जो किरण है ये क्या होती है, इस अभिलंब से या तो क्या होती है दूर हट जाती है और या इसके पास आ जाती है। या तो ये जो किरण ऐसे आ रही थी, ये ये या तो क्या होगी इस अभिलंब से दूर हट जाएगी या इसके नज़दीक आ जाएगी। ठीक, तो इस फिनोमिनन को, इस घटना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। ठीक, और इसके हमें पता है ये जो है रिफ्रैक्शन के दो लॉज होते हैं। सो देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो फर्स्ट लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ आप लोगों ने पढ़ा ही होगा ये, दैट फर्स्ट लॉ इज दैट द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन वन प्लेन। ये वही है, उसी से लगभग मिलता जुलता है जैसे कि आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था। वैसे ही लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में फर्स्ट लॉ जो है वैसा ही है। यहाँ पर इंसिडेंट रे तो वही है, दूसरी जो रे है वहाँ रिफ्लेक्टेड रे की जगह अब आ जाएगा रिफ्रैक्टेड रे। ठीक, तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये जहाँ पर जो है रे इंसिडेंट हो रही है सरफेस पे, तो उस सरफेस, उस पॉइंट पे जो नॉर्मल है। ओके, सो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन वन प्लेन। ये तीनों जो है वो एक ही प्लेन पे क्या करते हैं, लाई करते हैं। ठीक, तो इसके लिए हमने क्या करा, हमने एज्यूम कर लिया कि एक्स वाई जो है वो कोई एक प्लेन सरफेस है जो कि दो मीडियम्स को डिवाइड कर रहा है, मीडियम 1 और मीडियम 2। जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं कि एक्स वाई जो है वो क्या है, एक प्लेन सरफेस है जो कि मीडियम 1 और मीडियम 2 को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ठीक, तो रे स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट पी, जो ये रे है वो पॉइंट पी से स्टार्ट होती है और पॉइंट एम पे, यहाँ पे देखेंगे आप पॉइंट एम पे क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। ठीक, और रिफ्रैक्टेड जो रे है वो है आपकी एम पी डैश, एम पी डैश जो है वो रिफ्रैक्टेड रे है।
जो कि दूसरे मीडियम में है। ठीक, अच्छा, ये एंगल जो है यहाँ पर ये दिख रहा होगा आपको, एंगल आई, एक मिनट, दिस एंगल आई एंड दिस, ये वाला क्या है, एंगल आर। ओके, दिस इज एंगल आर एंड दिस इज एंगल आई। सो ये जो आई एंगल है ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये जो आर है ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, सो दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई एंड दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि हम अज्यूम कर लेते हैं दैट कि ये जो रे है, ये जो रे आ रही है, जो कि इंसिडेंट हो रही है इस सरफेस पे, एक्स वाई सरफेस पे, जो ये रे इंसिडेंट हो रही है, हम ये देखते हैं कि पी पॉइंट से, अगर हम ऐसे देखें, इस फिगर को देखें, द रे इज गोइंग फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट पी डैश। ठीक, सो इसका जो एक्चुअल पाथ है, एक्चुअल पाथ जो है वो हमने मान लिया कि इसका जो एक्चुअल पाथ है वो है पी एम पी डैश। एक्चुअल पाथ ऑफ द रे इज व्हाट, पी एम एंड पी डैश, यानी कि जो रे है वो कौन सा पाथ चूज कर रही है, पी एम पी डैश। ये हमने इसलिए माना, वैसे तो हमने देख लिया कि जो रिफ्रैक्टेड रे है वो हमने इसको जो डायग्राम बना रखा है हमने यही मान रखा है कि ये जो रे है वो पी पॉइंट से आएगी और एम पॉइंट पे इंसिडेंट करेगी, बट कोई ज़रूरी नहीं है। ये जो रे है वो पी पॉइंट से यहाँ इस पॉइंट पे भी इंसिडेंट हो सकती थी, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी इंसिडेंट हो सकती है, इस पॉइंट पे भी इंसिडेंट हो सकती है, इस पॉइंट पे भी इंसिडेंट हो सकती है। ठीक है, तो हमने जो एक पाथ मान लिया, हमने क्या पाथ माना, वो है पी एम एंड पी डैश, कि रे जो है वो इस तरीके से होते हुए जाएगी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। ठीक है, और जो एक्चुअल पाथ है वो पी एम पी डैश है, और हमने एक दूसरा पॉइंट भी माना हुआ है एम डैश, इसी सरफेस पे हमने एक दूसरा पॉइंट माना हुआ है, वो है क्या, एम डैश, दिस एम डैश। सो ये हमने एक नियर नेबरिंग पाथ मान लिया पी एम डैश पी डैश, कि जो लाइट रे है वो इस पाथ से होकर भी जा सकती है, पी एम डैश पी डैश, बट हमने मान लिया है कि जो लाइट रे है वो पी एम पी डैश से होकर के ही जा रही है। ठीक है, सो नेबरिंग पाथ हमने एक और यहाँ पर लिख लिया कि पी एम डैश पी डैश, पी एम डैश पी डैश, क्योंकि लाइट रे ऐसे भी तो जा सकती है, पी एम डैश पी डैश भी तो जा सकती है। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें कि पी एम पी डैश जो है हाँ, पी एम पी डैश जो है वो क्या है, इसका पाथ, अच्छा हम ऐसा भी मान सकते हैं उल्टा कि पी एम पी डैश ना हो करके ये क्या हो, जो लाइट रे है वो हमने ये मान लिया कि ये जो नेबरिंग पाथ है इसी से होकर के जा रही है, पी एम डैश पी डैश। ठीक है, और ये जो पी एम पी डैश है इससे होकर ना जाए, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों में कंपैरिजन कर लेते हैं कि कौन सा जो पाथ है वो क्या है, मिनिमम है और मैक्सिमम है। ठीक, तो हमने यहाँ पर देखा है कि ये जो फिगर है, इस फिगर से हम देख सकते हैं कि पी एम डैश प्लस एम डैश पी डैश, पी एम डैश, दिस पी एम डैश प्लस एम डैश पी डैश, फिगर से आपको पता चल रहा है इट इज ग्रेटर देन पी एम प्लस एम पी डैश। ओके, सो हमने जो है उल्टा अज्यूम कर लिया था कि जो लाइट रे है उसका एक्चुअल पाथ वो क्या है, पी एम डैश पी डैश है, ना कि पी एम पी डैश। ठीक, तो हम ये देख रहे हैं बट फिगर से कि पी एम डैश प्लस एम डैश पी, पी एम डैश प्लस एम डैश पी डैश, सॉरी,
पी एम डैश प्लस एम डैश पी डैश इज ग्रेटर देन पी एम प्लस एम पी डैश, ठीक है। सो लेकिन अकॉर्डिंग टू फर्मेट्स प्रिंसिपल पाथ जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, मिनिमम जिसकी लेंथ हो, ठीक है। सो क्या ये वाला पाथ जो है, ये जो पाथ है, ये पी एम डैश प्लस एम डैश पी डैश जो बड़ा वाला पाथ है, क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है, ओके। सो अकॉर्डिंग टू फर्मेट्स प्रिंसिपल पाथ पी एम डैश पी डैश इज नॉट पॉसिबल। कौन सा पाथ? जो हम ये नेबरिंग वाला पाथ है इसके बारे में बात कर रहे हैं कि ये जो पाथ है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो जो पाथ पॉसिबल है वो क्या है? पी एम पी डैश, ओके। सो अगर हम ये जो पी एम पी डैश जो पाथ हम कह रहे हैं कि यही पॉसिबल वाला पाथ है, तो वो कैसे होगा? अगर हम इस पॉइंट जो हमने ये पॉइंट माना कि जो हम पहले मान रहे थे कि एक्चुअल पाथ हो सकता है कि पी पॉइंट, ये जो रे है वो पी पॉइंट से आए और एम डैश पर इंसिडेंट हो, तो हम ये जो पाथ है ये नहीं है, ये पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो कैसे हम पी एम पी डैश को पॉसिबल बोलें? क्या कर सकते हैं हम इसके लिए? हम ये मान सकते हैं कि अगर हम इस एम डैश को, ये जो एम डैश है, एम डैश इसको शिफ्ट कर दें एम पे, ओके। सो एम डैश को एम पे शिफ्ट तभी कर पाएंगे अगर क्या होगा? सेम प्लेन होगा, ठीक है। अगर प्लेन ये एक्स वाई, अगर ये माना ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो एक्स वाई प्लेन पे ही हम एम डैश को एम की तरफ क्या कर पाएंगे? शिफ्ट कर पाएंगे, ठीक। सो अगर हम इसको हम शिफ्ट कर देते हैं तो जो पाथ है यानी कि पी एम पी डैश है वो क्या हो जाएगा? शॉर्ट हो जाएगा, ठीक। सो ये जो है आपका फर्स्ट लॉ को प्रूफ करता है कि इंसिडेंट रे, अब ये क्योंकि एक ही प्लेन पे हम शिफ्ट कर सकते थे इसलिए इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और जो नॉर्मल एट द इंसिडेंट पॉइंट है, वो तीनों क्या हैं? एक ही प्लेन पे लाई करते हैं, ठीक। तो दिस वाज द फर्स्ट लॉ। ये फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो प्रूफ किया हमने यूजिंग फर्मेट्स प्रिंसिपल, ठीक है। मैं पहले भी बताया है कि ऐसे ही नहीं लिख देना है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन, जो भी आएगा वो आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा कि प्रूफ दी फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, कुछ भी प्रूफ यूजिंग फर्मेट्स प्रिंसिपल। तो यूज करना है फर्मेट्स प्रिंसिपल का और तब इनको प्रूफ करना है, ठीक। नाउ द सेकेंड लॉ। अब सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है ये आप लोगों ने पढ़ा भी है प्रीवियस क्लासेस में। सो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, इसको हम पहले एक फॉर्मूले के फॉर्म में देख लेते हैं। फॉर्मूले के फॉर्म में है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ओके। इसे स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। अब ये जो आई है, ये आर है, ये आपको पता है वो क्या है? आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड आर इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ओके। सो किस किस का रेशियो है? रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो क्या होता है? एक कांस्टेंट होता है, ठीक। और दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। तो यही लिखा है यहाँ पर, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज अ कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। अच्छा, यहाँ पे मीडियम भी अलग अलग है, एक होमोजीनियस मीडियम से दूसरा होमोजीनियस मीडियम में है, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, ओके। सो इसके लिए हमने क्या करा है, ये एक डायग्राम बनाया है, वही सेम डायग्राम है जैसे हमने ऊपर बनाया था, सेम वैसे ही डायग्राम है, बट इसमें हमने कुछ पैरामीटर्स मान लिए हैं। वो पैरामीटर्स क्या क्या हैं उनको हम देख लेते हैं। तो ये पी पॉइंट से जो रे है, इंसिडेंट रे, ये आएगी एम पॉइंट पे, ये इंसिडेंट होगी इस एक्स वाई सरफेस पे, और रिफ्रैक्टेड होकर के ये जो रे है वो होगी एम पी डैश। सो इंसिडेंट रे इज पी एम और रिफ्रैक्टेड रे इज एम पी डैश, ओके। अच्छा, इसमें जो इस डायग्राम में देखो पी डी, पी से जो है वो एक्स वाई पे हमने क्या किया है, एक
नॉर्मल डाला है वो पी डी, उस पी डी की वैल्यू कितनी है, पी डी की वैल्यू हमने मान ली है ए, दिस पी डी, ये पी और ये डी पॉइंट है, तो पी डी इज ए, डी एम, डी, ये डी और ये जो एम इंसिडेंट पॉइंट है जो ये, इनके बीच की डिस्टेंस हमने मान ली है क्या है, एक्स है। डी डी डैश, डी डी डैश, ये हमने मान लिया है ये डी डी डैश, ये कितना है सी, ये ये सी है, ठीक है। सो ये एक्स है, ये पूरा सी है, तो ये जो छोटी सी लेंथ बची एम डी डैश, ये क्या होगी, ये होगी एम डी डैश जो है वो होगी आपकी सी माइनस एक्स, ये मैंने लिखा हुआ नहीं है यहाँ पे, ठीक है, बट ये होगी क्या सी माइनस एक्स। अच्छा, ये डी डैश और पी डैश ये भी मान रखा हमने क्या बी, इसकी वैल्यू है बी, ठीक है। अब ये लगभग वैसे ही प्रूफ किया हुआ है जैसे हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ किया था, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ किया था फर्मेट्स प्रिंसिपल को यूज़ करके, वैसे ही है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस इसमें एक चीज़ अलग है, डिफरेंट है, वो डिफरेंट चीज़ मैं आपको बता देती हूँ वो क्या है। वहाँ पर हमने ऑप्टिकल पाथ जो हमने माना था, ऑप्टिकल पाथ लेंथ याद होगा आपको, वो हमने मान लिया था कि जितनी लेंथ इसने यहाँ जो है क्योंकि एक ही मीडियम था, सेम होमोजीनियस मीडियम में जो रे है वो क्या कर रही थी, इंसिडेंट भी हो रही थी और रिफ्लेक्टेड भी हो रही थी, रिफ्लेक्टेड वहाँ परावर्तित भी हो रही थी, ठीक है। तो वहाँ क्या हो रहा था कि आपतित भी किरण एक ही मीडियम में थी और जो परावर्तित किरण है वो भी क्या था, एक ही मीडियम में था, इसलिए वहाँ पर हमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, बट यहाँ पर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है, क्योंकि लाइट रे जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश कर रही है, एंटर कर रही है, ठीक है। सो यहाँ मान लिया हमने कि मीडियम 1 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है μ1 और मीडियम 2 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है μ2, ठीक। सो ऑप्टिकल पाथ जो होगा P से P डैश तक, वो हम जैसे कि हम वहाँ ले रहे थे रिफ्लेक्शन में, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में, वैसे नहीं लेना है। वहाँ हम सिंपल क्या कर दे रहे थे, इन दोनों को ऐड कर दे रहे थे, ये जैसे हम यहाँ पर पी एम और ऐसा था कुछ एम पी डैश, तो इन दोनों को हमने सिंपल ऐड कर लिया था, ये था D1 और ये था D2, तो D1 प्लस D2 वॉज द ऑप्टिकल पाथ लेंथ। बट यहाँ पर जहाँ पर एक होमोजीनियस मीडियम से दूसरे होमोजीनियस मीडियम में लाइट रे एंटर कर रही है, वहाँ पर जो हमारा ऑप्टिकल पाथ लेंथ है, इसको ढंग से देख लो आप, ये ऑप्टिकल पाथ लेंथ हमने कैसे निकालना है। सो ऑप्टिकल पाथ लेंथ जो होगा वो होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द रे, ठीक। यहाँ पर देखो फर्स्ट मीडियम, क्योंकि यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है दोनों मीडियम के, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो फर्स्ट मीडियम के लिए क्या है μ1, ठीक है, μ1, और इसने जो डिस्टेंस कवर की है फर्स्ट मीडियम में रे ने वो कितनी है pm। तो ये जो ऑप्टिकल पाथ होगा वो क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द रे, सो μ1 इंटू pm, प्लस जो दूसरा है दूसरे मीडियम में क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, और डिस्टेंस कवर्ड कितनी हुई है रिफ्रैक्टेड रे द्वारा, वो हुई है mp डैश, सो μ2 इंटू mp डैश, ठीक है। सो अब फिर से वही कहानी, हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पी एम और एम पी डैश की जो है वैल्यूज़ हम यहाँ से निकाल लेंगे इन एंगल्स से जो यहाँ फिगर में दिख रहा है। तो पी एम क्या है, पी एम देखिए, पी एम इस ट्रायंगल में देखेंगे, दिस ट्रायंगल, दिस, ये ओके, पी एम डी इस ट्रायंगल में देखेंगे, तो इस ट्रायंगल में पी एम कैसे निकल जाएगा हमारा, वो हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। सो पी एम इज इक्वल टू अंडर रूट पी डी स्क्वायर प्लस डी एम स्क्वायर, तो पी डी स्क्वायर कितना है ए स्क्वायर और डी एम स्क्वायर कितना है एक्स स्क्वायर, सो μ1 इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली दूसरा जो मीडियम है, दूसरा मीडियम है वहाँ पर एम पी डैश, वहाँ पर जो ट्रायंगल बन रहा है ये एम डी डैश पी डैश, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, ये ट्रायंगल है जो एम डी डैश पी डैश। तो यहाँ पर
जो एम पी डैश है वो कैसे निकलेगा, एम पी डैश एम डी डैश का स्क्वायर अंडर रूट एम डी डैश का स्क्वायर प्लस डी डैश पी डैश का स्क्वायर, ये लिखा हुआ डी डैश पी डैश का स्क्वायर प्लस एम डी डैश का स्क्वायर। ठीक है, सो डी डैश पी डैश का स्क्वायर कितना होगा, बी स्क्वायर, और एम डी डैश का स्क्वायर कितना हुआ, सी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये जो वैल्यू आ गई वो ये आ गई। ठीक है, फिर से वही कि एस यानी कि ऑप्टिकल पाथ को मिनिमम होने के लिए क्या होना चाहिए, डी एस अपॉन डी एक्स जो है वो मस्ट बी ज़ीरो। डी एस अपॉन डी एक्स जो है वो क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। तो यहाँ ये जो एस हमारे पास निकल के आया था म्यू वन इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस म्यू टू अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसको अगर हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें और डी एस अपॉन डी एक्स को हम पुट कर दें क्या, ज़ीरो, तो कितना हो जाएगा, डी एस अपॉन डी एक्स करो म्यू वन अपॉन ये वाला देखेंगे हम फर्स्ट टर्म म्यू वन इंटू इसका जो डिफ्रेंशिएशन करेंगे वन अपॉन टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू टू एक्स, फिर प्लस म्यू टू अपॉन टू अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू टू, फिर से इसका हो जाएगा सी माइनस एक्स का होल स्क्वायर का टू इंटू सी माइनस एक्स, फिर से माइनस एक्स का होगा माइनस वन इज इक्वल टू ये जो डी एस अपॉन डी एक्स है इसको क्या लिखना है हमने, ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। सो ये वाला टर्म देखो केवल अब ये, तो दिस इक्वल टू ज़ीरो। ठीक, तो ये वाला टर्म जो है यहाँ से टू कैंसिल हो जाएगा, ये टू से टू कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ कितना बचा, यहाँ हो जाएगा ये c माइनस एक्स बट क्या माइनस का c माइनस एक्स, तो इसको इधर ले जा लेंगे राइट हैंड साइड। ठीक है, ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, ये आप कर लोगे। सो म्यू वन एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू टू सी माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट सी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपके पास एक फाइनल इक्वेशन आ चुकी है। ठीक है, अब ये जो ट्राइंगल्स हैं ये मैंने फिर से बना दिए हैं, यहाँ पर वही ट्राइंगल्स हैं ये मैंने फिर से यहाँ पे बना दिए हैं। ठीक है, अब यूजिंग ट्राइंगल्स पी एम डी, ये देखो पी एम डी, अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ ये, हाँ, तो पी एम डी दिस ट्राइंगल पी एम डी। ठीक है, इस ट्राइंगल में देखिए अगर आप, जो ये क्या थी, जो पी एम थी ये क्या था, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे जो है नॉर्मल से क्या एंगल बना रही है, आई, तो यही आपका क्या है, इंसिडेंस एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ठीक है, अच्छा आप ये बताओ मुझे कि अगर ये एंगल आई है, ये एंगल आई है, तो ये एंगल जो है वो कितना होगा, ये भी क्या होगा, आई होगा। कैसे, एकांतर कोण से। ठीक है, सिमिलरली यहाँ इस वाले ट्राइंगल में देखो एम डी डैश पी डैश, सॉरी एम डी डैश पी डैश। ठीक है, ये वाला जो एंगल है यहाँ, ये एंगल, ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है, तो ये वाला एंगल जो है वो कितना होगा, ये भी क्या होगा, आर होगा। किससे, एकांतर कोण से। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि ये जो दो ट्राइंगल्स हैं कौन से ट्राइंगल, दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल में जो एंगल आई है वो ये है यहाँ, और ये एंगल आर जो है वो ये है, यानी कि हम साइन ऑफ आई और साइन ऑफ आर निकाल सकते हैं इन एंगल्स, इन ट्राइंगल्स से। ठीक है, तो साइन आई जो है हम वो कैसे निकालेंगे, आपको पता है साइन आई क्या होगा, लंब, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, सो लंब इसके लिए कितना है, ये वाला ट्राइंगल देखिए अगर हम पी डी एम, पी डी एम। ठीक, तो साइन आई जो होगा वो क्या होगा, लंब, कोण के सामने वाला जो है ये क्या है, लंब, एक्स अपॉन हाइपोटेन्यूज जो है वो ये है क्या, पी एम, जो हमने क्या भी निकाला था। ठीक है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो ऐसे ही ये वाला ट्राइंगल देखेंगे हम एम डी डैश पी डैश, यहाँ पर
साइन आर निकालेंगे हम, तो साइन आर के लिए लंब कौन सा हो जाएगा, एम डी डैश अपॉन कर्ण जो है वो क्या है, एम पी डैश। ठीक है, तो जो लंब है वो एम डी डैश वो कितना है आपका सी माइनस एक्स है, अपॉन ये जो कर्ण है वो कितना है अंडर रूट सी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो साइन आई और साइन आर हमने यहाँ से निकाल लिया है। तो हम देखेंगे कि हमारे पास जो रिलेशन आया है ये कौन सा, ये, हाँ ये वाला म्यू 1 एक्स अपॉन ये एंड म्यू 2 सी माइनस एक्स अपॉन ये। ठीक है, तो म्यू 1 और म्यू 2 को अगर हटा दें तो एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्या ये क्या है, साइन आई नहीं है, दिस इज साइन आई। सिमिलरली यहाँ देखेंगे अगर हम ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो पार्ट है वो क्या है, साइन आर की वैल्यू, जो अभी हमने देखा था कि साइन आई और साइन आर कैसे निकल सकते हैं वही है ये। ठीक, तो म्यू 1 साइन आई एंड म्यू 2 साइन आर, हमने ये वैल्यूज यहाँ पर पुट कर लिए हैं, इनकी जगह पे हमने ये लिख दिया साइन आई और साइन आर। तो यहाँ से हमें क्या मिला, म्यू 1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू 2 साइन आर। ठीक, तो साइन आई साइन आर को इधर ले जा लेंगे अगर हम लेफ्ट साइड में, तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू 2 अपॉन म्यू 1। ओके, या हम इसको लिख सकते हैं 1 इंटू म्यू 2। दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ठीक है, सो ये जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। म्यू 2 और म्यू 1 की वैल्यूज अगर हम रख लेंगे, यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं इनकी, तो हम ये जब वैल्यूज रख लेंगे तो ये क्या आएगा, एक ये रेशियो क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा। ठीक है, और स्नेल्स लॉ क्या कहता है, यही तो कहता है कि साइन आई और साइन आर का जो रेशियो होगा वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो साइन आई अपॉन साइन आर ये क्या आ रहे हैं, साइन आई अपॉन साइन आर जो है वो क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। ठीक है, सो ये जो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है वो भी प्रूफ हो गया है यूजिंग फर्मेट्स प्रिंसिपल। यूजिंग फर्मेट्स प्रिंसिपल कैसे, हमने यूजिंग फर्मेट प्रिंसिपल ये ध्यान रख लेना बस कि फर्मेट प्रिंसिपल का यूज करके हमने कैसे ये जो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन सेकंड फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ ये कैसे प्रूफ किया है। फर्स्ट लॉ में भी हमने प्रूफ किया यूज किया था फर्मेट लॉ का। ठीक है, वही कि जो ऑप्टिकल पाथ सॉरी जो लेंथ है वो क्या होनी चाहिए, रे की जो लेंथ है वो कितनी वो कैसी होनी चाहिए, लीस्ट टाइम वाली या लीस्ट जो लेंथ होगी वो होगी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर भी हमने क्या किया कि क्योंकि मिनिमम होना चाहिए तो मिनिमम होने के लिए हमने जो डिस्टेंस है या ऑप्टिकल पाथ जो है वो मिनिमम होगा, तो इसके लिए हमने क्या किया, उसको एक्स के रिस्पेक्ट में एक बार डिफ्रेंशिएट कर दिया और वो जो डिफ्रेंशिएशन है वो क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, तभी जो है आपका ये जो ऑप्टिकल पाथ है वो क्या होगा, मिनिमम होगा। ठीक है, और उसका जो अगर हम दोबारा डिफरेंशिएशन करें यानी d2s अपॉन डी एक्स स्क्वायर तो वो क्या होना चाहिए, मिनिमम के लिए पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, सो ये तो था आपका सिंपल, अगर हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में भी देखा और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में भी देखा कि जो सरफेस है वो कैसा है, प्लेन सरफेस है। ठीक है, मगर अगर हम ये बात करें कि सरफेस जो है वो क्या हो जाए, ऐसा ना हो करके कुछ ऐसा हो जाए कर्व्ड। ठीक है, ऐसा सरफेस ना हो करके सरफेस जो है वो क्या हो, कर्व्ड हो, ऐसा हो या ऐसा हो। ठीक है, तो कर्वी सरफेस पे जो फर्मेट प्रिंसिपल है वो कैसे यूज होता है और फर्मेट प्रिंसिपल का वहाँ पर कौन सा रूल निकल के आता है ये हम देखेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में फर्मेट प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रीमम पाथ भी है। एक्सट्रीमम फर्मेट प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रीमम पाथ। ठीक, तो एक्सट्रीमम पाथ में क्या होगा, देखो एक तो आपके पास कल हमने पढ़ा था कि फर्मेट प्रिंसिपल, नॉर्मल हमने फर्मेट प्रिंसिपल पढ़ा था, बट वो जो था वो था लीस्ट पाथ, फर्मेट प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट पाथ या लीस्ट टाइम। ठीक है, बट जो ये एक्सट्रीमम टाइम है, फर्मेट प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रीमम टाइम, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि लाइट रे जो है वो ऐसा पाथ भी चूज कर सकती है जिसमें कि टाइम टेकन नेबरिंग पाथ में जो टाइम टेकन हो उससे या तो बड़ा हो
मैक्सिमम हो या मिनिमम हो या स्टेशनरी हो, ठीक है। यानी कि सपोज एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है ये बी, ठीक है। तो लाइट रे जो है कर्व्ड सरफेस के लिए बात कर रहे हैं हम, कर्व्ड सरफेस के लिए, माना सपोज ये है ए पॉइंट है ये और ये है बी पॉइंट, ठीक है। तो इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जो लाइट रे है वो इस तरीके से गई या ऐसे भी जा सकती है, ठीक। तो इसको मान लेते हैं हम ए सी बी और इसको मान लेते हैं हम ए डी बी। तो एक तो जो पाथ है वो क्या है, ए सी बी, माना एक्चुअल पाथ जो लाइट रे का है वो ए सी बी ही है, ठीक है। तो इसके लिए जो टाइम टेकन था वो था सपोज टॉ, और ये जो ए डी बी है इसके लिए जो टाइम टेकन है वो है सपोज टॉ डैश। एक मिनट, ये ए है, ये बी है और ये पॉइंट ए टू बी, मैं इसको ऐसे दिखा देती हूँ। ये जो है वो ए सी बी है, ये जो है वो ए डी बी है। यहाँ जो टाइम टेकन लगा ए डी बी को कवर करने में वो है टॉ डैश, और यहाँ जो टाइम टेकन लगा वो है टॉ, ठीक है। तो एक्सट्रीमम फर्मेट प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रीमम टाइम वो क्या है, उसके अकॉर्डिंग अगर एक्चुअल पाथ जो है वो ए सी बी है तो जो टॉ होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, जो टॉ है वो बड़ा भी हो सकता है टॉ डैश से, टॉ जो है वो छोटा भी हो सकता है टॉ डैश से, और टॉ जो है वो इक्वल भी हो सकता है टॉ डैश के, ठीक है। तो मैक्सिमम पाथ, मिनिमम पाथ और स्टेशनरी पाथ, तो ये तीनों ही केसेस हैं। ये किसके उसमें आएगा, आपका एक्सट्रीमम, फर्मेट्स प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रीमम, ये ध्यान रखना। फर्मेट्स प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम वो वाला है जिसमें कि जो पाथ रे जो है वो लीस्ट टाइम वाले पाथ को चूज करेगी, सबसे कम पाथ, कम से कम जिसमें टाइम लगे उस पाथ को चूज करेगी। बट फर्मेट प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रीमम जो है वो ये है, मैंने आपको दूसरा उसमें स्टेटमेंट भी बताया था जो करेक्शन के बाद था, उसमें भी यही है कि जो टाइम टेकन है वो क्या हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रूफ करते हैं कि टाइम टेकन जो है वो टाइम टेकन अगर जो है वो ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑप्टिकल पाथ लेंथ भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और टाइम टेकन अगर कम होगा तो ऑप्टिकल पाथ लेंथ भी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर प्रूफ करते हैं कि कैसे वो जो पाथ लेंथ है वो कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। तो अगर हम क्या करें, फ्लैट सरफेस की जगह पे क्या कर लें, कर्व्ड सरफेस ले लें। तो कर्व्ड सरफेस हम ले रहे हैं, कर्व्ड सरफेस इस तरीके से लिया हमने, अच्छा। तो ये कर्व सरफेस हमने लिया है। फर्स्ट केस क्या है कि जब ये जो कर्व सरफेस है, दिखाती हूँ मैं आपको, ये है कर्व सरफेस, दिस MON, दिस इज द कर्व सरफेस, ठीक है। ये जो कर्व सरफेस है वो इलिप्स की जो ये बाउंड्री दिख रही है, इलिप्स का जो ये कर्व है इसकी कंपैरिजन में काफ़ी कर्वी है, ठीक है। इसका कर्व जो है वो क्या है, कम है। इसका कर्व जो ये हमने लिया है कर्व सरफेस M1, इसका कर्व जो है वो ज़्यादा है। तो हमने एक ऐसा सरफेस लिया जिसका कि कर्व जो है वो इलिप्स के, ये जो इलिप्स बना रखा है यहाँ O पॉइंट से होते हुए, उस कर्व से कम उसका जो कर्व है वो कम ज़्यादा है, इसका जो कर्व है वो ज़्यादा है इस कर्व से, ठीक है। ये कर्व कौन सा है, इलिप्स का कर्व है जो कि O पॉइंट से होकर के जा रहा है इलिप्स, ठीक है। सो हमने दो फिक्स पॉइंट्स भी ले लिए ए एंड बी, ठीक। अब हमने क्या करा कि देखिए कि लाइट रे जो है वो ए पॉइंट से ओ पॉइंट पे होकर के, ये रिफ्लेक्शन के केस में है, ठीक है, ये यहाँ ओ पॉइंट पे जाती है और रिफ्लेक्ट होकर के बी पॉइंट पे आ जाती है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि लाइट रे जो है वो ए पॉइंट से जाए और ओ डैश पे
टकरा करके क्या हो, बी पॉइंट पे आ जाए, और यहाँ ए पॉइंट से जा करके इस कर्व सरफेस मिरर, यानी कि ये जो कर्व सरफेस है PMON, इस पे एक पॉइंट माना हुआ है, यहाँ छोटा सा पॉइंट दिख रहा होगा, ये P पॉइंट। तो P पॉइंट पर ये जो है इंसिडेंट होकर के रिफ्लेक्ट हो रही है और B पॉइंट पे जा रही है। ए पॉइंट से होकर के ये गई इस बी पॉइंट पे और यहाँ आई ये बी पॉइंट पे। ठीक, तो ऐसे भी हो सकता है। सो कई इसमें जो है पाथ हैं, बट हम जो एक्चुअल पाथ मान लेते हैं वो मान लेते हैं ये वाला AMO, AO एंड OB। ठीक है, तो हम इसमें एक इलिप्स का एक प्रॉपर्टी भी यूज़ करेंगे। तो प्रॉपर्टी क्या है इलिप्स की? इलिप्स की प्रॉपर्टी ये है कि इलिप्स की प्रॉपर्टी क्या है? इलिप्स की प्रॉपर्टी ये है कि अगर AO और OB को हम देखें, AO प्लस OB, AO प्लस OB जो है वो कांस्टेंट है फॉर ऑल पोजीशंस ऑफ O ऑन द इलिप्स। अगर मैं इस O को, इस पॉइंट O को यहाँ पर भी, यहाँ पर ये सपोज यूं इस तरीके से जाता है या इस तरीके से जाता है या इस तरीके से जाता है, ये सारे पॉइंट मतलब O पॉइंट यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट के लिए जो AO प्लस OB होगा वो क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इस प्रॉपर्टी से कि AO प्लस OB इज इक्वल टू AO डैश प्लस O डैश B डैश, क्योंकि ये जो O डैश है वो भी क्या है, एक सरफेस पे एक पॉइंट है, तो हम उसको भी मान सकते हैं कि वो भी O की तरह है। तो AO प्लस OB इज इक्वल टू, वी कैन राइट AO डैश प्लस O डैश B। ठीक है, तो नेबरिंग पाथ जो है वो क्या है हमारे पास, APB मान लिया हमने, एक नेबरिंग पाथ है APB। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि एक पाथ जो आप हमारा है AOB, एक पाथ जो हमने एक्चुअल पाथ माना हुआ है AOB, और एक पाथ हमने माना हुआ है APB। ठीक है, तो इन दोनों में हम डिफरेंस निकालते हैं कि डिफरेंस जो है अगर वो पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब क्या है कि AOB जो है वो क्या होगा, APB से बड़ा होगा। ठीक है, एक्चुअल पाथ जो है हमने माना हुआ है वो क्या है, AOB। ठीक, और हमने एक नेबरिंग पाथ ले लिया है वो क्या है, APB। तो हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे और इन दोनों का डिफरेंस से हम ये देखेंगे अगर पॉजिटिव है तो इसका मीनिंग ये है कि AOB इज ग्रेटर देन APB। ठीक, तो डिफरेंस निकालते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल पाथ AOB एंड दिस डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल पाथ AOB एंड नेबरिंग पाथ APB। सो डिफरेंस निकाल देते हैं AOB माइनस APB। सो AOB को हम लिख सकते हैं क्या, AO प्लस OB, और APB को हम लिख सकते हैं AP प्लस PB। ठीक, सो ये तो ऐसे ही रहेगा एज इट इज AO प्लस OB। अच्छा, ये जो AP प्लस PB है इसको देखें हम ध्यान से, ये जो AP है इसको लिख दिया मैंने AO डैश माइनस PO डैश। ये कैसे लिखा, ये AO डैश इस AP को A, और ये जो P पॉइंट है यहाँ है इस सरफेस पे, तो AP इज AO डैश माइनस, अगर हम इस लेंथ को निकालना चाह रहे हैं किसको, AP को, तो कैसे निकलेगी, ये AO डैश में से अगर मैं ये वाली जो लेंथ है ये हटा दूँ PO डैश, तो हमारे पास क्या रहेगा, AP। सो AO डैश माइनस PO डैश हमने लिख दिया AP की जगह पे, प्लस PB। ठीक, तो ये आ गया आपके पास AO डैश। अच्छा, AO प्लस OB को यहाँ पर हमने फिर से ये जो हमने प्रॉपर्टी यूज़ की थी लिप्स की वही लिख दिया, AO डैश प्लस O डैश B माइनस ये AO डैश माइनस PO डैश प्लस PB। अच्छा, इन दोनों को खोल देते हैं हम, ब्रैकेट्स खोल देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, O डैश B डैश, O डैश B, क्यों AO डैश तो क्या हो गया, माइनस AO डैश से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। सो O डैश B प्लस ये माइनस माइनस अंदर गया प्लस हो गया PO डैश, और ये माइनस अंदर गया तो PB। सो O डैश B प्लस PO डैश माइनस PB। अच्छा, अब ये बताओ कि ये जो वैल्यू है वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? तो ये वैल्यू जो है पॉजिटिव होगी। क्यों पॉजिटिव होगी,
अगर हम ये जो एंगल बनाएं कौन सा, जिसमें कि ओ डैश बी, जिसमें कि जो भुजा है उस ट्राइंगल की, उस ट्राइंगल की, उस त्रिभुज की भुजाएं जो है वो कौन कौन सी हो रही है, ओ डैश बी, पी ओ डैश और पी बी। तो वो कौन कौन सी है देखते हैं। तो वो ट्राइंगल कौन सा है पहले ये देखते हैं। वो ट्राइंगल जो है वो कौन सा है, वो ये छोटा सा ट्राइंगल यहाँ, ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, मैं इसको अलग से बना देती हूँ। ये ट्राइंगल है ये छोटा सा, ठीक है, ये ट्राइंगल है। तो ये जो है वो P है, ये है O डैश और ये है B। ठीक है, सो P O डैश B। तो P O डैश और B, तो अब ये देखो कि B O डैश, एक मिनट, ये है, अब यहाँ पर दिखेगा आपको, ये बना दिया, यहाँ पर बना दिया मैंने ट्रायंगल, और ये है P O डैश और ये है B। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में, एक मिनट, इस ट्रायंगल में देखो O डैश B प्लस P O डैश, O डैश B प्लस P O डैश, ये वाली P O डैश और O डैश B, ये इस त्रिभुज की दो भुजाएं हैं, और एक जो भुजा है वो कौन सी है, PB है। तो क्या इन दोनों भुजाओं का जो हमने सम लिखा हुआ है, क्या ये PB से बड़ा नहीं होगा, बड़ा होगा। तो ये जब बड़ा होगा तो क्या होगा, ये जो वैल्यू है हमारे पास क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब जो एक्चुअल पाथ है वो, यानी कि AOB है, वो नियर या नेबर पाथ यानी कि APB से क्या है, बड़ा है। इसका मतलब यहाँ पर जो लाइट रे है उसने जो पाथ चूज किया है वो कौन सा पाथ चूज किया है, मैक्सिमम लेंथ वाला। ठीक, यहाँ पर जो पाथ चूज किया है लाइट रे ने वो क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, तो हियर एक्चुअल पाथ इज मैक्सिमम कंपेयर्ड विद ऑल नेबरिंग पाथ्स, हेंस फर्मेट्स लॉ इज अ लॉ ऑफ एक्सट्रीमम पाथ। तो यहाँ पर आपके पास प्रूफ करने के लिए भी आ सकता है कि फर्मेट्स लॉ जो है वो कैसे एक्सट्रीमम पाथ का लॉ है। तो एक्सट्रीमम पाथ में मैंने बताया दोनों आते हैं, मैक्सिमम भी और मिनिमम भी। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्चुअल पाथ है वो क्या है, मैक्सिमम है नेबरिंग पाथ से। ठीक, सिमिलरली एक दूसरा कर्व सरफेस ले लेते हैं हम, जिसमें कि अब जो ये कर्व होगा ना, ये कर्व जो हमने ले रखा है यहाँ पर, वो इस इलिप्स के कर्व से, अच्छा हमने ये जो हमने माना थे 2 पॉइंट्स, ठीक है, ये 2 पॉइंट्स हमने माने थे, और ये जो O पॉइंट पे रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ B पॉइंट पे आ रहा था जो ये रे है, तो हमने क्या किया था कि O पॉइंट से होते हुए एक इलिप्स को ड्रॉ कर लिया था जिसकी कि फोकाई क्या है, A और B है। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करते हैं कि अब हम एक दूसरा कर्व सरफेस लेते हैं, बट अब उस कर्व सरफेस का जो कर्व है वो इतना कर्वी नहीं होगा जितना कि ये इलिप्स का कर्व है। ठीक है, उससे जो उस पॉइंट से होके जो जाने वाला कर्व है, इलिप्स है, उसके कर्व से थोड़ा कम कर्वी होगा। ठीक, तो सेकंड केस में हमने ये लिया है। सेकंड केस सेकंड जो है वो ये है। यहाँ पर हम ये प्रूफ कर लेंगे कि जो एक्चुअल पाथ है वो नेबर पाथ से जो है वो क्या है, मिनिमम है। ठीक है, तो वो कैसे आएगा, अगर हम जो है डिफरेंस निकाल दें एक्चुअल पाथ का और नेबर पाथ का, और वो क्या आए, नेगेटिव आए, तो इसका मतलब क्या है कि जो एक्चुअल पाथ है वो मिनिमम है नेबर पाथ से। ठीक है, तो केस सेकंड में हमने ये लिया है कि व्हेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज लेस कर्व्ड देन द एलिप्स पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये हमने इस तरीके से लिया है, ये MN, यहाँ पर MON ये है वो सरफेस, और आप देख रहे होंगे कि इसका जो कर्व है वो इससे कम कर्वी है, इस इलिप्स के कर्व से कम कर्वी है। ठीक है, सो अब यहाँ पर भी सेम वही प्रोसीजर होगा, तो इसको मैं जल्दी जल्दी समझाऊंगी। ये है, तो यहाँ पर भी वही करते हैं हम कि देखो
जो एक्चुअल पाथ है वो हमने मान लिया कि ए ओ बी है, ठीक, ए ओ बी, और जो नेबर पाथ है वो हमने मान लिया है वो कितना है, ए एन बी है ये वाला, क्योंकि लाइट रे जो होगी वो ऐसे इंसिडेंट होगी इस सरफेस पे, तो कहीं पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो हमने एक नेबरिंग पाथ जो मान लिया वो हमने मान लिया ए एन बी, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं, एक्चुअल पाथ का और नेबरिंग पाथ का। फिर वैसे ही कहानी है, ए ओ बी को हम ए ओ प्लस ओ बी लिख देंगे और ए एन बी को हम लिख देंगे ए एन प्लस एन बी। फिर से ए ओ प्लस ओ बी को हम लिख सकते हैं ए ओ डैश प्लस ओ डैश बी, कहाँ से, प्रॉपर्टी ऑफ इलिप्स से, ठीक है। और यहाँ पर ए एन प्लस एन बी को हमने लिख दिया ए ओ डैश, ए एन को मैंने लिख दिया ए ओ डैश प्लस ओ डैश एन। अभी ए एन को हमने कैसे लिखा, ए ओ डैश प्लस ओ डैश एन, वो ये यहाँ से है, यहाँ से, ठीक है। ये जो ओ डैश है वो ये पॉइंट है यहाँ पर, यहाँ पर कोई पॉइंट है, ठीक है। सो ए एन को हम लिख सकते हैं ओ ए ओ डैश प्लस ओ डैश एन, ये ऐसी जो है वो ए ओ डैश यहाँ पर है बीच में, और फिर यहाँ पर है आपका एन। सो ए ओ डैश प्लस ओ डैश एन लिख सकते हैं किसको, ए एन को, ठीक। तो वही लिखा है, तो ए ओ डैश प्लस ओ डैश एन प्लस एन बी। तो इन दोनों को जब हम खोल देंगे, ब्रैकेट्स खोल देंगे, तो ये आपके पास सिंप्लीफाई होकर के आ जाएगा ओ डैश बी माइनस ओ डैश एन माइनस एन बी, ठीक। तो ये आपके पास आ गया माइनस ऑफ, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ओ डैश एन प्लस एन बी माइनस ओ डैश बी। अच्छा, अब ये जो फिर से ओ डैश एन, एन बी और ओ डैश बी, ये तीनों जो हैं एक ट्राइंगल की भुजाएं हैं। कौन से ट्राइंगल की भुजाएं हैं, ये जो ट्राइंगल मैंने यहाँ पर है, ये बहुत छोटा सा ट्राइंगल है इधर, तो उसको मैंने यहाँ दिखा रखा है ये, तो ओ डैश एन बी, ठीक। तो ओ डैश एन एन बी माइनस ओ डैश बी, तो ये दोनों जो भुजाएं हैं ओ डैश एन प्लस एन बी, ये जो है बड़ा होगा किससे, ओ डैश बी से, ठीक है। ये जब बड़ा होगा तो इसमें से हम माइनस करेंगे क्या, ओ डैश बी, तो वो क्या होगा, एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगा। तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, बट यहाँ बाहर क्या है, नेगेटिव साइन है, तो इसलिए पूरी जो क्वांटिटी हो गई वो क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। तो एक्चुअल पाथ जो है यहाँ पर वो क्या है, हम कह सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है इसलिए एक्चुअल पाथ जो है वो नेबर पाथ से क्या है, मिनिमम है, मिनिमम है उसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या प्रूफ किया कि जो फर्मेट्स प्रिंसिपल है वो उसके अकॉर्डिंग जो है ऑप्टिकल पाथ जो है वो क्या हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है, ठीक है। तो एक्सट्रीमम पाथ के अगर प्रूफ करने के लिए आएगा आपका कि फर्मेट्स प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रीमम पाथ, उसको प्रूफ कीजिए, तो ये दो जो कर्वी सरफेस वाले जो एग्जांपल दिए मैंने, केस फर्स्ट और केस सेकंड, ये दोनों दे करके हम फर्मेट्स प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रीमम पाथ को प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, एक दो क्वेश्चन हैं, उनको भी आप देख लो। ये आप खुद देखिएगा, ये क्वेश्चंस आपको आते ही नहीं आते हैं, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही है, कल नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम। ओके, थैंक यू।